नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSAT की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जो आपकी पेपर की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी संभावित प्रश्न हैं, उन संभावित प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। जी दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना आता है, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्युदंड, यह तीनों ही संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर बी की, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं कवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? जी, कान के अंदर पाई जाने वाली स्टेपीज नामक हड्डी जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? विचार करके बताएं कि कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। जी दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि 1956 में बना था उसके अंतर्गत की गई थी। और दोस्तों, अब तक जो है कुल 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों तो यह जो है कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। इसके अलावा बात करें बी की 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, जो कि वर्तमान में 6 हो गई है। 6, और यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। और यह एक परामर्शदात्री संस्था है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुलक कैपिटलिस्ट मतलब बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? सॉरी, जी बिल्कुल ठीक। बुलक कैपिटलिस्ट वैसे किसानों को कहते हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि वे उससे स्वरोजगार को प्राप्त कर सकें और एक जोड़ी बैलों को भी रख सकते हैं, इसीलिए इन्हें बुलक कैपिटलिस्ट मतलब बैल पूंजीपति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, दोस्तों, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। जी, अगर हम बात करें एसिटिलीन के केमिकल फार्मूला की तो C2H2 जो है एसिटिलीन का केमिकल फार्मूला होता है। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है और यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतियां टिप्पणी की थी। जी दोस्तों, याद रखिएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 1929 से 33 के मध्य यह मुकदमे चले थे। और दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था।
और इसकी जो है समस्त संसार में चर्चा हुई और दिए गए जितने भी जो सम्मानित व्यक्ति हैं, आइंस्टाइन है, एच जी वेल्स है, हेराल्ड नॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति भरी टिप्पणियां इस मैटर में की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? जी दोस्तों, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, और अगर दोस्तों बात करें गुप्त ऊष्मा को मापा किस में जाता है, तो जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम में मापा जाता है गुप्त ऊष्मा को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार किस प्रकार का हो जाएगा? जी, भारहीनता की अवस्था माने ग्रेविटी जो है वो 0 हो जाए तो उस कंडीशन में जो है मोमबत्ती की जो ज्वाला जल रही होगी उसका आकार कैसा होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान जो है 0 हो जाएगा, जिससे ज्वाला जो है गैसों के साथ ऊपर नहीं उठ पाएगी, परिणाम स्वरूप जो है उसका आकार गोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। ग्रेविटी 0 होने की कंडीशन में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, जी, निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? विदेशी यात्री जहांगीर भारत की यात्रा, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो है दोस्तों एक डच अन्वेषक था जो जहांगीर के शासनकाल में आगरा में रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, कितने समय के लिए प्रवृत्त रहेगा? जी दोस्तों, अनुच्छेद 249 राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति देता है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई गई विधि अधिकतम 1 वर्ष के लिए लागू हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बाकी 3 जो है वो सुमेलित हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वह दिल्ली सुल्तान जिनके यहां चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? जी, दिल्ली का सुल्तान चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए अनुमति मांगने के लिए आया था, वह कौन था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, चीन से मोहम्मद बिन तुगलक का मैत्रीपूर्ण संबंध था और दोस्तों 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमूर ने अपना एक शिष्टमंडल दिल्ली भेजकर हिमालय के प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए आज्ञा मांगी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। बात है दोस्तों 1341 की और उस समय चीनी सम्राट कौन था? तोगन तिमूर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जब्त प्रणाली जो थी मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग था, जिसे 8वीं शताब्दी के मध्य
चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी जो है मान्यखेत अथवा मालखेत को बनाया था। और दोस्तों दंती दुर्ग ने उज्जीवनी में हिरण्यगर्भ महादान नामक यज्ञ किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का किससे संदर्भित है? जी, ऋग्वेद में अघन्य शब्द सामान्य रूप से गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा ऋग्वेद में अघन्य शब्द जो प्रयोग किया गया है वह गाय के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहां स्थित था? जी, मत्स्य जनपद आधुनिक राजस्थान राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी लाल सागर जो है वो किसका उदाहरण है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अक्षीय प्रणाली द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? जी, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य है दोस्तों? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 3 जो है उत्तर प्रदेश, इससे नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 4 जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। विचार करके बताइए दोस्तों, ये जो पहाड़ी जातियां दी गई हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में कौन सा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा? जी दोस्तों, पश्चिम से पूर्व तक बिल्कुल ठीक, गारो, खासी, जैंता और नागा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना है, सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, यह भी सही है। और रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, यह भी सही है। बात करें दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए की, तो इडुक्की जो है, इडुक्की परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है, तो यह सम्मिलित नहीं है। दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। 2, 3, 4 जो है वो सही से सम्मिलित है। अगला प्रश्न, जी ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? जो कहवा के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं ब्राजील में, उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह एक दोस्तों पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जो है खेत होता है। फजेंडा का अर्थ जो है खेत होता है। अगला प्रश्न, जी निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, गिनी बिसाऊ की राजधानी जो है वो बिसाऊ है, बिल्कुल ठीक है। ताइवान की राजधानी दोस्तों ताइपे है। निकारागुआ की राजधानी दोस्तों मानागुआ है। और बात करें दोस्तों हम मालदीव की राजधानी के नाम, तो मालदीव की राजधानी का नाम है माले। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि मालदीव की राजधानी का नाम है माले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो दोस्तों विचार करके बताएं, ऑपरेशन रूबिकॉन दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव जो है लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में गांधी के आमरण अनशन के दौरान उनकी स्वाभाविक मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जेल में गांधी की आमरण अनशन से संबंधित है ऑपरेशन रूबिकॉन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक आना चाहिए।
बिल्कुल ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की घोषणा की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी दोस्तों, वर्ष 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काम किया है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1941 से 45 के मध्य यह जो है आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में की जाती है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, लुडविग्स नहर का प्रयोग दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, लुडविग्स नहर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमो ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था, किस स्टेशन पर लॉन्च किया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, सफदरगंज रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है विचार करके बताइए। भारत का महान्यायवादी से संबंधित कुछ कथन आपके समक्ष है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 88 के अधीन महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और सदन की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है और उसकी कार्रवाइयों में भाग ले, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया महान्यायवादी के संबंध में इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? बिल्कुल ठीक, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान कोरोना काल के लिए दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों नगर या फिर ग्रामीण इकाई आपके समक्ष है, विचार करके बताइए कि स्थानीय सत्ता या फिर स्थानीय शासन कहां पर है और किस प्रकार का है। जैसे झांसी में दोस्तों नगर निगम है, तो यहां से आपका कोड हो जाएगा सबसे पहले 4। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मछली शहर की, तो यहां पर नगर पंचायत कार्यरत है, कोड हो जाएगा हमारा 3। टुंडला की बात करें दोस्तों, तो नगर पालिका परिषद जो है वो टुंडला में है, नगर पालिका परिषद कार्यरत है टुंडला में। और दोस्तों सैफे की बात करें तो यहां पर क्षेत्र समिति पाई जाती है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2। दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया था? बिल्कुल ठीक, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश को आपको डीपली तैयार करना है। बात करें अगर इस प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या हो जाएगी 9। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, बात करें तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल हादसे के बाद जो है दोस्तों केंद्र सरकार ने जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को पास किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं दोस्तों जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है?
जी दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों अंतर, जो मुख्य अंतर है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध या निवल साधन आय का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर होता है जीएनपी और जीडीपी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए और इनकी मात्रा का घटता हुआ सही क्रम क्या होना चाहिए। जी, सबसे पहले आना चाहिए दोस्तों राजकोषीय घाटा, फिर आएगा आगम घाटा और सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों प्रारंभिक घाटा। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जी, जिम कॉर्बेट, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1936 में स्थापना की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया के श्रीकांत हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस और उनके सोर्स के बारे में आपको ऑप्शंस में दे रखा है, विचार करके बताइए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल से नहीं, किससे निकलता है? एसी से निकलता है और फ्रिज से निकलता है। उसका जो मेन सोर्स है एसी और फ्रिज है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है? ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो वो थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, हम जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों जलमग्न धान के खेतों से निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो वो ईंट के भट्टों से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, जी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वर्षा की मात्रा दिए गए विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक होती है दोस्तों, हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प का होना और वाष्प में भारी हवाओं को शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और उष्णांक तक पहुंचना, जिस कारण वर्षा होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों कौन सा दिवस किस तिथि को नहीं मनाया जाता है। जी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तंबाकू निषेध दिवस की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक वर्ष 13 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 मई को मनाया जाता है। तो यह गलत है, सही सुमेल नहीं है। और ओजोन दिवस प्रत्येक दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? जी, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जी दोस्तों, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किस कारण से? जी दोस्तों, जैव विविधता को वैश्विक तापन, वनोन्मूलन, ओजोन परत क्षरण आदि से खतरा है, परंतु इसे दोस्तों सबसे अधिक जो है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से खतरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों अक्सर जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपरोक्त सभी, तो इस प्रश्न में ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को किस संविधान से प्राप्त किया गया है?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश की नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, किस देश की पहल है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक? बिल्कुल ठीक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई है और इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों गुजरात है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति मतलब कोरम जो है वो कितनी है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति मतलब कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो दोस्तों भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? बिल्कुल ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक विषैली गैस थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी, सिडबी की स्थापना की गई थी, किस उद्देश्य के कारण जो है सिडबी की स्थापना की गई थी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होती है सिडबी की। और दोस्तों फुल फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो उद्योग होते हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कब की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना? जी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि कब इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, जी, प्रदूषक और उनसे होने वाली बीमारियों के नाम आपके समक्ष है, विचार करके बताइए कि किस प्रदूषक से कौन सा रोग फैलता है। जिस प्रकार दोस्तों पारा से जो है वो बिनिमाता रोग फैलता है और पूछा क्या गया है दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो पारा ठीक है बिल्कुल। बात करें दोस्तों कैडमियम से, तो कैडमियम से इटाइटाई नामक बीमारी फैलती है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम फैलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें फ्लोराइड आयन की तो फ्लोरोसिस रोग फैलता है। अपच का इससे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बाकी तीनों जो है दोस्तों सही सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? जी, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता 0.03% मानी गई है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों अगर हम बात करें तो वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% हो गई है। इसी कारण जो है हमारा वायुमंडल जो है वो असंतुलित हो गया, ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट हो रहा है, पृथ्वी की तापन जो है वो बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नत्रजन स्थिरीकरण कारक फसल, और विचार करके बताएं। जी दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो दोस्तों अजोला जो है बैक्टीरिया है और धान के पौधों की जड़ों के साथ जुड़े होते हैं, तो यह सुमेलित नहीं है। इसके अलावा नील हरित शैवाल दोस्तों धान में पाए जाते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम जो है मटर में पाया जाता है और एजोटा बैक्टर जो है यह गेहूं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी अजोला जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यह धान के पौधों की जड़ों से जुड़े पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में बनाया गया था और इसका संशोधन जो है वर्ष 1988 में किया गया था। याद रखिएगा 1980 में यह संरक्षण बनाया गया था, अधिनियमित किया गया था और 1988 में इसमें संशोधन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से कम है? जी दोस्तों बात करें अगर दिए गए ऑप्शंस की तो दोस्तों लिंगानुपात की, तो झारखंड में जो लिंगानुपात है वह कितना है 949।
गुजरात की बात करें दोस्तों तो गुजरात में कितना है 919। बात करें महाराष्ट्र की तो दोस्तों 929 महाराष्ट्र का लिंगानुपात है। और मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो 931 जो है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 949 झारखंड इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय लिंगानुपात है वह कितना है, वह है 943। तो 949 जो है वो ज्यादा हो जाएगा 943 से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जननांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या होता है? जी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों उच्च जनसंख्या घनत्व से हमें जाना है निम्न जनसंख्या घनत्व की ओर। बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। विचार करके बताएं दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। जी, पोषक को सतह पर लाकर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा गलत है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में किया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया 1952 में बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? जी दोस्तों, संसद सदस्यों को संसद में चर्चा करने की स्वतंत्रता है, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार है, साक्षी के रूप में उपस्थिति की स्वतंत्रता है, जबकि अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार सदन के अध्यक्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसका अगला पार्ट जो है आपको कल मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSc की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।